and I welcome you all. Today we are going to start the first chapter of class 12th history, and that is bricks, beads and bones, the Harappan civilization. In 12th class there are three books uh, of history subject, and they are titled as Themes in Indian History Part 1, Part 2 and Part 3. In this book we will find some abbreviations related to timeline. So first we will try to understand these abbreviations. कहीं कहीं पर आपको किसी पर्टिकुलर ईयर या टाइम पीरियड के पीछे बीपी लिखा होगा, तो दैट मीन्स इट स्टैंड्स फॉर बिफोर प्रेजेंट. कहीं कहीं पर बीसीई लिखा होगा, इट स्टैंड्स फॉर बिफोर कॉमन एरा. अब कॉमन एरा या यहाँ पर लिखा हुआ सी मीन्स कॉमन एरा. तो कॉमन एरा क्या हुआ? द प्रेजेंट ईयर इज 2020 अकॉर्डिंग टू दिस डेटिंग सिस्टम. इट मीन्स कि इस समय जो कॉमन एरा चल रहा है वो 2020 है. अगर कोई भी इवेंट या कोई सिविलाइजेशन या हम कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो 2028 से भी पहले की थी, तो उसको जब हम मेंशन करेंगे उसके टाइम को, तो उसके पीछे BCE लिखेंगे, क्योंकि वो कॉमन एरा के इनिशिएशन, कॉमन एरा की शुरुआत से भी पहले की बात थी, तो हम उसमें BCE एब्रीविएशन का यूज़ करेंगे. कहीं कहीं पर हमें C और उसके बाद डॉट लिखा हुआ भी मिलेगा स्मॉल लेटर में. तो इसका मतलब होगा इट स्टैंड्स फॉर द लैटिन वर्ड सिरका. सिरका ये लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेट, यानी कि लगभग. ओके, चलिए अब अगली बात करें. चलिए चैप्टर शुरू करने से पहले हम थोड़ा ये देखें कि जिस सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, एंड इट इज़ द मैटर ऑफ प्राउड फॉर अस कि इंडिया में भी एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो दुनिया में हज़ारों साल पहले, जो दुनिया की बहुत कुछ सिविलाइजेशन थी, उसमें हमारे इंडिया की भी एक सिविलाइजेशन थी. चलिए अब अगली बात करेंगे. अब हम इसके टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं कि ये कब एग्जिस्टेंस में रही, कितने सालों तक रही. तो इसका टाइम पीरियड जो है वो C 2600. तो यहाँ C अभी हमने जस्ट बात की, इसका मतलब क्या हुआ? C सिरका. सिरका मीन्स अप्रोक्सीमेट, यानी कि अप्रोक्सीमेट 2600 BCE. BCE का मतलब बिफोर कॉमन एरा से लेकर के 1900 BCE तक ये इसका टाइम पीरियड होता है. 2600 BCE से 1900 BCE तक, यानी कि बिफोर कॉमन एरा तक इसका टाइम पीरियड है. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द जोग्राफिकल एक्सपेंशन ऑफ दिस सिविलाइजेशन. In this map you can see that it was stretched in Pakistan, Afghanistan, Gujarat, Rajasthan, Haryana, Punjab and Jammu and Kashmir. ये जो मैप है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप आप देख रहे हैं. इसमें आप देखें कि ये जो पूरा हिस्सा है, यहाँ से लेकर के ये पूरा हिस्सा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ये, और यहाँ पर ये सिविलाइजेशन थी. अब इसमें यहाँ पर आपको एक प्लेस नज़र आ रहा है, हड़प्पा. सो दैट पर्टिकुलर प्लेस इज़ लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पंजाब और पाकिस्तान. पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है उसमें साहिवाल के पास में रावी जो रिवर है उसके पास में ये हड़प्पा नाम का प्लेस है. और जो सबसे बड़ी हिस्टोरिकल साइट है इस सिविलाइजेशन की वो है मोहनजोदड़ो. ये यहाँ पर मोहनजोदड़ो, ये भी पाकिस्तान में एक सिंध प्रोविंस है. सिंध प्रोविंस में लारकाना डिस्ट्रिक्ट के में इसका लोकेशन है. अब लेकिन इस पूरी सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों किया गया, तो उसके पीछे एक वजह है. देयर इज़ अ ट्रेडिशन इन हिस्ट्री that a civilization is named after a place which had been excavated first. जिस जगह में सबसे पहले खुदाई की गई, जिस जगह से सबसे पहले किसी सिविलाइजेशन के बारे में पता लगा, उसी प्लेस के नाम पर पूरी सिविलाइजेशन को जाना जाता है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड हड़प्पन
हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। नाउ व्हाट आर द सोर्सेस टू नो अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जानने के हमारे पास क्या साधन हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखें बीड्स, डिफरेंट तरह के बीड्स मतलब कि मन के, जैसे माला होती है, माला में जो आप देखते होंगे मोती वगैरह, वो एक तरह से वो मन के, तो ये डिफरेंट तरह के बीड्स उस समय बनाए जाते, तो उनको उनकी स्टडी करने से हमें उन लोगों के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में जानने को मिलता है। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स वर यूज्ड बाय देम। ये जो टूल्स होते थे ये कॉपर के भी बने होते थे और एलॉय के भी बने होते थे, तो इनकी स्टडी से भी हमें इनके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। एक बहुत ही रिमार्केबल सोर्स है इनके बारे में जानने का, दैट इज़ सील्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सील्स हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम हड़प्पन साइट्स। हड़प्पा की जो डिफरेंट साइट्स है वहाँ पर कई तरह की सील्स मिली है, और इन सील्स पे जो भी रिप्रेजेंटेशन है उसको स्टडी करने से हमें इनके बारे में जानने को मिलता है। देन स्कल्पचर्स, कई तरह की मूर्तियाँ मिली है। सम ऑफ देम हैव बीन मेड ऑफ मेटल, सम ऑफ देम हैव बीन मेड ऑफ टेराकोटा, तो उनको स्टडी करने से भी हमें उनके बारे में जानने को मिलता है। टॉयज़ आर फाउंड, टॉयज़ भी कई तरह के मिले हैं, मिट्टी के भी हैं, लकड़ी के भी हैं, तो ये टॉयज़ की स्टडी करने से भी हमें इनके बारे में पता लगता है। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्नामेंट्स हैव बीन फाउंड। ऑर्नामेंट्स भी कई तरह के मिले हैं, और ऑर्नामेंट्स में जो मटेरियल यूज़ किया जाता था उसके बेस पर, और वो कहाँ से मिला है उसके बेस पर ये जानने को मिलता है कि उस समय जो सोशल डिफरेंसेस थे या इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे वो किस तरह से थे सोसाइटी में। देन हिस्टोरियंस हैव फाउंड पोर्ट्स ऑफ डिफरेंट साइज, कई तरह के शेप और साइज़ के पोर्ट्स मिले हैं, उनको स्टडी करने से भी हमें उनके बारे में बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती है। देन वेट्स, हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज वेरी डेवलप्ड सिविलाइजेशन, एंड ट्रेड एंड कॉमर्स वर वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी एट दैट टाइम। तो वो नापने के लिए, तोलने के लिए डिफरेंट चीज़ों का यूज़ करते थे, मेथड्स यूज़ करते थे, तो कई तरह के वेट्स वहाँ पर मिले हैं, उनकी स्टडी से भी हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। देन रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, दो वी नो दैट इट इज़ वेरी एंशियंट सिविलाइजेशन, लेकिन अभी भी कुछ बिल्डिंग्स जो हैं वो उनके कुछ रिमेन्स बचे हुए हैं, तो उनकी स्टडी करने से भी, उनमें उनको किस तरह से बनाया गया, उनके कंस्ट्रक्शन में कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया है, उससे भी हमें पता लगता है इन लोगों के लाइफ के बारे में जानने को। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। अब डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, इस सिविलाइजेशन के बारे में पता कब लगा, कब डिक्लेरेशन हुआ, तो इसका डिक्लेरेशन हुआ 1924 में। 1924 से पहले ये माना जाता था कि जो मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया दैट वाज वैदिक सिविलाइजेशन, वो वैदिक सिविलाइजेशन थी। लेकिन 1924 में जो फाइंडिंग्स के बेस पर जॉन मार्शल, जो उस समय के हमारे डायरेक्टर जनरल थे ASI के, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, और उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि नहीं, वैदिक सिविलाइजेशन से पहले भी इंडिया में एक बहुत ही वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी, एंड दैट वाज हड़प्पन सिविलाइजेशन। और इसमें जो कई सारे हिस्टोरियंस ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने काम किया, जॉन मार्शल ASI के वो खुद थे, इसके अलावा मॉर्टिमर व्हीलर थे, और इसके अलावा प्रोमिनेंट इंडियन हिस्टोरियंस भी थे, जैसे दयाराम साहनी जी जो हड़प्पा में काफ़ी समय से काम कर रहे थे, और राखलदास बनर्जी जी जो मोहनजोदड़ो में काफ़ी समय से काम कर रहे थे। तो ये इन सब हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट की जो भी इन्होंने एविडेंसेस कलेक्ट किए, उसके बेस पर 1924 में इंडियन जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, इसका दुनिया को पता लगा। चलिए आगे की बात करेंगे। नाउ हिस्टोरियंस व्हेन दे study about the civilization of any civilization, they go through on different aspects of the civilization। वो उस civilization के different aspects के बारे में देखते हैं। तो जैसे कि
हड़प्पन सिविलाइजेशन है तो वो देखें उसमें सब्सटेंस स्ट्रेटजीज क्या थी उन लोगों की, यानी कि अपने जीने के लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए वो क्या चीज़ों का यूज़ किया करते थे, खाने पीने में क्या चीज़ इस्तेमाल करते थे। तो जो फाइंडिंग्स वहाँ पर मिलती है उनसे पता लगता है कि वो वेज और नॉन वेज दोनों तरह का फूड लिया करते थे। और वेज में वो मेनली ग्रेन्स और सीड्स यूज़ किया करते थे, जैसे कि वीट, बार्ली, लेंटिल यानी कि दालें, चिकपी या सफ़ेद चना, सेसम, तिल। ये बहुत सारी जगह से मिला है। हाँ, बहुत कम जगह से कहीं कहीं पर राइस भी मिलता है, लेकिन मेनली ये 5 चीज़ें हमें काफ़ी मिलती है, तो इससे हमें उनके बारे में पता लगता है। और ये जो अनाज मिला है, ये जो ग्रेन्स मिला है, इट इज़ इन चार्ड कंडीशन। ये जली हुई अवस्था में, भुनी हुई अवस्था में मिला है, और इसी वजह से ये इतने लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाया और हम इसके बारे में जान पाए। इसके अलावा हमें ये भी पता लगता है कि ये लोग नॉनवेज में कई तरह के डिफरेंट वैरायटी के जो एनिमल्स थे उनको यूज़ किया करते थे, जैसे कि कैटल, शीप, गोट, बफेलो, पिग। ये वो रेगुलरली अपनी डाइट में इनको शामिल करते थे। कभी कभी ये भी पता लगता है कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनकी बोन्स भी मिलती है कई हड़प्पन साइट से, जैसे कि बोर, डियर, घड़ियाल और फिश और डिफरेंट तरह के फाउल यानी कि छोटे मोटे पक्षी, इनकी भी हमें बोन्स मिलती। तो इससे हिस्टोरियंस ये इस कंक्लूजन पर निकलते हैं कि ये जो कैटल, शीप, गोट, बफेलो, पिग, फिश और फाउल ये इनकी रेगुलर डाइट में शामिल था, और शायद कभी कभार ये इन वाइल्ड एनिमल्स को हंट करके इनको भी खाया करते थे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नाउ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़। अब हम देखते हैं कि जब वो अपने खाने में डिफरेंट तरह के फूड ग्रेन्स यूज़ कर रहे हैं, दालें यूज़ कर रहे हैं, अनाज यूज़ कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि दे हैव डेवलप्ड देयर एग्रीकल्चर आल्सो। उन्होंने अपनी एग्रीकल्चर को भी डेवलप किया होगा। तो इसके बारे में बहुत सारे एविडेंस ऐसे मिले हैं डिफरेंट साइट से, जिससे हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि वो किस तरह से अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को पूरा करते होंगे। फॉर एग्जांपल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुल ऑन सील्स एंड टेराकोटा स्कल्पचर। यहाँ पर आप देखें, इट इज़ अ टेराकोटा स्कल्पचर। टेराकोटा वर्ड पहले भी आ रहा है। टेराकोटा का मीनिंग मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। टेराकोटा का मीनिंग होता है कि एक ऐसी तरह की मिट्टी, बेक्ड क्ले, मिट्टी लेकिन पकाई गई मिट्टी, वो उसका जो कलर है पकने के बाद या तो थोड़ा रेडिश और ब्राउनिश हो जाता है, और उससे ये काफ़ी डिफरेंट तरह की चीज़ें बनाया करते थे जो लॉन्ग लास्टिंग होती है, जल्दी टूटती फूटती नहीं है, और इसीलिए हमें इतने हज़ारों साल बाद भी ये यहाँ पर ऐसी कंडीशन में मिले हैं। तो जो ऑक्स या बुल है उसकी काफ़ी सारी हमें स्कल्पचर्स मिलती हैं। एट द सेम टाइम जो डिफरेंट सील्स हैं उनके ऊपर भी उनका इमेजेस मिलती है। तो इससे पता लगता है कि वो एग्रीकल्चर में इनका यूज़ करते थे और वो उनके लिए इम्पोर्टेंट थे, तभी तो वो उनको अपनी सील में उनकी इमेजेस को यूज़ कर रहे हैं। दूसरी बात हमें पता लगती है कि चोलिस्तान और बनावली, चोलिस्तान जो पाकिस्तान का जो डेजर्ट एरिया जो राजस्थान से लगता हुआ है वो हिस्सा चोलिस्तान कहलाता है, और उसके साथ ही हरियाणा में बनावली एक जगह है। तो वहाँ पर हमें टेराकोटा से बने हुए प्लो मिले हैं। ये टेराकोटा से बना हुआ एक प्लो है। इसका मतलब वो प्लो के बारे में जानते थे, और प्लो से कैसे खेती को किया जाता है वो इसके बारे में जानते थे। अब हमें प्लॉड फील्ड के एविडेंस भी मिलते हैं, एंड प्लॉड फील्ड एविडेंस कहाँ से मिले हैं? ये कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा इज लोकेटेड इन राजस्थान। तो राजस्थान में इस तरह के एक खेत मिला है जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें हल चलाया गया है, और उसमें इस तरह से 2 लाइनें एक दूसरे को राइट एंगल पर क्रॉस करती हुई जाती है। इट शोज दैट दे वर ग्रोइंग 2 क्रॉप्स एट द सेम टाइम। अब ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स
जो अफ़गानिस्तान में शोरतुगी है, शोरतुगी नाम का प्लेस अफ़गानिस्तान में, वहाँ से कैनाल्स के भी एविडेंस मिले हैं। तो इसका मतलब वो एग्रीकल्चर करते थे और अपने खेतों में पानी के लिए कैनाल्स का यूज़ करते थे। वेल्स वर आल्सो यूज्ड फॉर इरिगेशन। एट द सेम टाइम एट डिफरेंट प्लेसेस वेल्स वर आल्सो फाउंड। और कहीं कहीं पर वाटर रिजर्वायर्स भी मिले हैं, तालाब भी आर्टिफिशियल बना करके, जैसे कि भारत में गुजरात के अंदर धोलावीरा में। तो ये जितने भी हमारे पास सबूत हैं, एविडेंस हैं, उससे पता लगता है कि वो एग्रीकल्चर करते थे और बहुत अच्छी तरीके से इस काम को वो किया करते थे। ओके, अब अगली बात हम करेंगे। अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले बात की कि जो सबसे बड़ी साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, दैट इज़ मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो सिटी के बारे में, हम उसकी टाउन प्लानिंग के बारे में थोड़ा बात करेंगे। मोहनजोदारो, अब ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इट इज़ फेमस फॉर इट्स टाउन प्लानिंग एंड इट इज़ यूनिक। अभी हमने जो मैप देखा स्टार्टिंग में, जितनी भी सिविलाइजेशन, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, उनमें इतनी वेल डेवलप्ड टाउन प्लानिंग किसी भी सिविलाइजेशन में नहीं थी जितनी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में थी। तो चलिए अब हम पर्टिकुलर मोहनजोदारो की हम बात करेंगे। मोहनजोदारो को जब हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसमें जो सेटलमेंट थी, इट वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। जो बस्ती थी वो 2 हिस्सों में बटी हुई थी। वन वाज स्मॉलर बट हायर, एक छोटी थी लेकिन ऊंचाई पर थी। एंड द अदर मच लार्जर बट लोअर, दूसरी बड़ी थी लेकिन वो नीची जगह पर थी। चलिए इसमें आगे हम देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये स्मॉलर बट हायर, छोटी है लेकिन ऊंचाई पर है। और ये यहाँ पर आप देखेंगे पूरी, ये लोअर है लेकिन लार्जर है। इसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं हिस्टोरियंस, वो यूज़ करते हैं सिटाडेल, और इसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है लोअर टाउन। द बिल्डिंग्स ऑफ सिटाडेल वर कंस्ट्रक्टेड ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स। अब दोबारा हम इसे देखें, ये जो इसको हाइट मिली है वो हाइट किस वजह से मिली है? या तो नेचुरली जो हाइट होती थी अगर वहाँ पर, तो वो उससे उसको हाइट पर बनाया करते थे। अदरवाइज हाइट देने के लिए मड ब्रिक्स यूज होती थी। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं डिफरेंट तरह की ब्रिक्स यहाँ पर नीचे हैं। तो 2 तरह की ब्रिक्स वो यूज़ करते थे, या तो सन ड्राइड या फिर बेक्ड, या तो केवल ऐसी धूप में सुखाई गई या फिर पक्की। तो जो मड ब्रिक्स होती थी उनसे पहले प्लेटफॉर्म डेवलप किया जाता, कंस्ट्रक्ट किया जाता, और उसके बाद जब बहुत अच्छी हाइट हो जाती उसके बाद वहाँ पर जो सेटलमेंट है उसको बनाया जाता। तो इस तरह से आर्टिफिशियली भी हाइट दी जाती थी प्लेटफॉर्म बना करके। जो ब्रिक्स हैं वो भी स्टैंडर्ड साइज़ की है, ये एक बड़ी ख़ास बात है। जैसे पता लगता है कि पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो वेल डेवलप्ड थी और वहाँ पर स्टैंडर्ड हर चीज़ के लिए स्टैंडर्ड बने हुए थे। जैसे कि हम एक छोटी चीज़ ही ले लें, ब्रिक्स की जो, ये देखिए, ये जो ब्रिक्स हैं इनकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट डिसाइडेड थी। कहीं भी पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन की कहीं भी अगर हम साइट पर देखें तो 4:2:1 ये उसकी का रेशो रहता था, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का। जो लोअर टाउन था उसमें भी सबसे पहले प्लेटफॉर्म बनाया जाता था। प्लेटफॉर्म बनाने के बाद फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम होता था। तो ये जो बातें हैं ये बताती है कि ये टाउन, जितने भी टाउन्स थे ये प्लानिंग के साथ बने हुए थे। बिना प्लानिंग के टाउन्स नहीं बनते थे। पहले प्लानिंग होती थी, उसके बाद फिर सेटलमेंट का कंस्ट्रक्शन होता था। एक जो बड़ी ख़ास बात है वो है वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम। जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप था यहाँ का, और उसके लिए बड़ी बड़ी नालियाँ बनाई जाती थी स्ट्रीट्स के अंदर। और स्ट्रीट्स की जो नालियाँ होती थी, एक बार हम इसमें देख भी लें।
ये देखिए, इस तरह से जो ब्रिक्स थी उनकी मदद से हर स्ट्रीट्स के साथ ये नालियाँ बनाई जाती। उस वो छोटी छोटी नालियाँ बाद में बाहर जा कर के बड़े नाले के अंदर मिल जाती थी, और ये नालियाँ घरों से निकलने वाले जो गंदे पानी है उसको भी अपने साथ लेकर के उन छोटी नालियों से जुड़ी होती है, और उस पानी को लेकर के फिर उसको शहर के बाहर निकाल देती। और ये एकदम ग्रिड पैटर्न पर बनी हुई थी। जो स्ट्रीट्स थी, जो गलियां थी, वो इनके साथ साथ, इन नालियों के साथ साथ इस तरह से बनी हुई थी, और ये ग्रिड पैटर्न पर काम करती थी। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, रेसिडेंशियल बिल्डिंग। यह एक हम देखते हैं एक पिक्चर डोमेस्टिक आर्किटेक्चर का। इस तरह से वहाँ पर मेनली मकान बनाए जाते थे। दो तरह के मकान, या तो सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी होते थे। मेनली जो मकान है उसमें तीन या चार तरफ जो कमरे होते थे वो बीच में एक कोर्ट यार्ड की ओर खुलते थे, आंगन की तरफ खुलते थे। और कोर्ट यार्ड का यूज़ कुकिंग के लिए, कपड़े वगैरह बनने के लिए, ऐसे कामों के लिए होता था। जो मेन कंसर्न था इन लोगों का वो था अबाउट प्राइवेसी। ये अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते थे। इसका एविडेंस, सबूत इस बात से मिलते हैं कि जो सड़क की तरफ जो दीवार होती थी उसमें कहीं पर भी विंडोज़ नहीं होती थी, कोई खिड़की नहीं होती। इसके अलावा जो एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस, उससे कोई भी घर के अंदर पूरा देख नहीं पाता था। जो एंट्रेंस है उसके जस्ट सामने फिर एक और कोई दीवार आ जाती, तो यहाँ से भी कोई घर के अंदर लोग कैसे, क्या है, क्या कर रहे हैं, इसके बारे में पता नहीं लगा पाता था। तो दे वर वेरी मच कंसर्न अबाउट देयर प्राइवेसी। घरों के अंदर कुएं भी बने होते थे। जो आउटर जो कमरा होता था, जनरली यहाँ पर कुआं बना होता था, और अगर मान लो किसी को पानी पीना होता तो वो यहीं से पानी पी करके बाहर चला जाता था। तो इस तरह से ये इनकी पानी पीने के पानी जो बाहर के लोग हैं उनके लिए भी ये अरेंजमेंट करके रखते थे। घरों के अंदर ज़्यादातर घरों में बाथरूम मिले हुए हैं, और बाथरूम का जो पानी है, गंदा पानी, वो पाइप के ज़रिए नालियों में चला जाता था, और वो नालियाँ फिर स्ट्रीट नालियों से मिल जाती थी, और फिर वो बाहर, शहर के बाहर सारा पानी चला जाता था। तो इस तरह से ये वेल डेवलप्ड डोमेस्टिक आर्किटेक्चर इन लोगों का था। चलिए अब अगली बात करते हैं, मैसिव स्ट्रक्चर एट सिटाडेल। जो मोहनजोदड़ो का सिटाडेल था, जैसे कि ये हमने बात की सिटाडेल, यहाँ पर हमें कुछ बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स भी मिलते हैं, बड़ी बिल्डिंग्स भी मिलती हैं। उनमें एक तो है वेयर हाउस, और दूसरा है द ग्रेट बाथ। वेयर हाउस का जो स्ट्रक्चर है उसमें बहुत कम चीज़ें हमें वहाँ पर देखने को मिलती है। जो इसका ऊपर वाला हिस्सा था वो ईंटों का बना हुआ था, और जो ऊपर वाला हिस्सा था वो लकड़ी का बना हुआ था, और जो नीचे वाला हिस्सा था वो ईंटों का बना हुआ था। तो ऊपर वाला हिस्सा लकड़ी उसकी सड़ गई, ख़त्म हो गई, इसलिए उसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता लगता नहीं है, लेकिन नीचे का हिस्सा जो है वो पता लगता है। तो इट वाज अ वेयर हाउस, यहाँ पर सामान वगैरह स्टोर करके रखा जाता था। इसके अलावा हमें पता लगता है यहाँ पर एक बहुत बड़े से ग्रेट बाथ के बारे में। और ये जो ग्रेट बाथ है ये मोहनजोदड़ो के अंदर, इस सिटाडेल के अंदर था। इसको आप देखें, इसमें दो तरफ से फ्लाइट्स बनी हुई थी, सीढ़ियाँ बनी थी अंदर जाने के लिए, एक नॉर्थ साइड में और एक साउथ की साइड में। और इसके अंदर पानी को स्टोर किया जाता था, और पानी को वाटर टाइट के लिए वो लोग जिप्सम का यूज़ करते थे। जिप्सम का मोटार बना के और ईंटों के साथ लगा करके उसको रखा जाता था, ताकि पानी उसमें स्टोर होकर के वहीं पर रहे। अब ये जो इसकी जो टैंक की लंबाई चौड़ाई थी वो
12 × 7 × 3 यानी कि 12 मीटर इसकी लंबाई थी, 7 मीटर इसकी चौड़ाई थी और 3 मीटर इसकी डेप्थ थी, गहराई इसकी 3 मीटर की थी। इसकी तीन तरफ रूम्स बने हुए थे और इन रूम्स में एक तरफ 8 कमरे थे और इनमें से एक में बहुत बड़ा कुआं था और शायद उस कुएं से ही पानी इस टैंक में लाया जाता था। और ये जो दो तरफ हैं इसमें 4-4 बड़े बड़े बाथरूम भी बने हुए थे। एक बड़ी सी नाली बनी हुई थी जिससे इसका सारा वेस्ट पानी बाहर की तरफ निकाला जाता था। Some historians they suggest that perhaps it was used for some religious work। कुछ लोग ये कहते हैं कि इसका जो यूज़ है वो कुछ रिलीजियस वर्क के लिए, रिचुअल बात के लिए किया जाता था। चलिए आज इतना ही। अब इसके बाद आज जितना हमने डिस्कशन किया इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप नोट कर लीजिए। मेंशन द टाइमलाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, हु वाज जॉन मार्शल, मेंशन द एविडेंसेस व्हिच हेल्प टू अंडरस्टैंड द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ हड़प्पन पीपल, डिफरेंशिएट बिटवीन सिटाडेल एंड लोअर टाउन, explain the main features of domestic architecture of Harappan civilization, evaluate the main features of town planning of Harappan civilization and identify the picture। ये जो पिक्चर है इसको आइडेंटिफाई करना है। ओके, थैंक यू, आपने इसको ध्यान से सुना उसके लिए। अब इसके बाद हम बहुत जल्द ही इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे नए वीडियो के साथ।